नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 13 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट से संबंधित। सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का। HAL लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डिलीवरी नहीं कर रहा है इंडियन एयरफोर्स को। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह का बयान आया कि हमें भरोसा टूट सा रहा है HAL के ऊपर से। तो बहुत कम अभी फाइटर जेट की स्क्वाड्रंस हैं, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42, लेकिन अभी 30 से काम चला रहा है इंडियन एयरफोर्स। उसमें भी पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जैसे मिग 1950s के डिज़ाइन के हैं। तो इसलिए HAL को जल्दी जल्दी डिलीवरी करनी चाहिए। ये पूरा इशू तभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। 2 तो ये हो गए और तीसरा फिर द हिंदू का जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग से संबंधित है। ये अच्छा आर्टिकल है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। तो तीनों इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, प्रधानमंत्री मोदी की USA यात्रा के बारे में है। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, AI एक्शन समिट ये आयोजित हुआ पेरिस में। इसमें हिस्सा लेने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी अब USA पहुंच चुके हैं। उनकी वहां पे US के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में मुलाकात होगी। आर्टिकल में शुरुआत में बोला जाता है, देखो वैसे तो जब पिछली टर्म थी ना ट्रंप की, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ही थे और दोनों के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। और इंडिया और US के रिलेशंस तो पिछले 25 सालों से, बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे ना 1998 से लेके 1998 में तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद USA ने सैंक्शंस लगाए थे इंडिया के ऊपर, बट 2002 में क्लिंटन भारत की यात्रा पर आ गए थे। तो तब से लेके अभी तक भारत और USA के जो रिश्ते हैं वो अपवर्ड कर्व में हैं, मतलब रिश्ते अच्छे ही हो रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल में बताया जाता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में कैसे इंडिया और US के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई। जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, इनसे बात की। ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन बात जानते हो क्या है? 5 पॉइंट्स इस आर्टिकल में दिए गए हैं। इंडिया US रिलेशंस के लिए वो 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। वैसे एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लाइन क्या है? हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर का ये कहना है कि जिस प्रकार से ट्रंप का नेचर है ना, तो ट्रंप से डील करना एक चैलेंज है, और ऐसा चैलेंज है जो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस इसलिए क्योंकि ट्रंप का पता नहीं लगता कब क्या कर दें, कैसे रिएक्ट कर दें, उनका पता नहीं लगता। तो उनसे डील करना आसान नहीं होता। शायद ये उनकी ताकत भी है कि वो अपना ना इस प्रकार से ऑरा क्रिएट करके रखते हैं कि सामने वाले पे ना एक प्रेशर रहता है। इस प्रकार से उन्होंने अपना माहौल बना रखा है ट्विटर पे, दूसरी जगह पे, कि जो भी उनसे मिलने जाएगा ना उसको थोड़ा सा डर लगेगा, वो प्रेशर में रहेगा कि यार कैसे डील करें इनसे। बट सी राजा मोहन बोलते हैं, विदेश मंत्री S जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10-11 सालों में कई डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना किया है फॉरेन पॉलिसी में। तो ट्रंप से भी अच्छी डील कर लेंगे, अच्छी कोई ना कोई डील क्रैक कर लेंगे। ट्रंप का चैलेंज जानते हो क्या है? ट्रंप देखो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे देखो US के किसी राष्ट्रपति ने बिहेव नहीं किया पोस्ट वर्ल्ड वार इरा में। पोस्ट वर्ल्ड वार इरा में मतलब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ ना, उसके बाद USA के सभी राष्ट्रपतियों ने ना इसी चीज़ पे फोकस किया कि USA की ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, USA एक सुपर पावर है और नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी USA की है वर्ल्ड में पीस मेंटेन करके रखना। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही US ने अपने आप को पूरे वर्ल्ड का लीडर मान लिया था। तो विभिन्न देशों को मदद करना, आवश्यकता पड़ने पर किसी किसी देश में अपनी आर्मी भेज देना, ये काम USA के अलग अलग राष्ट्रपतियों ने किए हैं। बट ट्रंप की सोच ना बिल्कुल ही अलग है। पोस्ट वर्ल्ड वार इरा के जितने भी प्रेसिडेंट आए ना, उनसे ट्रंप की सोच अलग है। ट्रंप तो ये कहते हैं, हमें दूसरों के वार में बिल्कुल नहीं पड़ना है, हमें किसी की मदद नहीं करनी है। मतलब जो USA अपने आप को लीडर समझ के सारे काम किया करता था, ट्रंप लीडर नहीं समझते USA को। ट्रंप थोड़ा इंटरनली ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, हम क्यों
दूसरों के वार में जाएं, हम क्यों खर्चा करें, उस टाइप से ट्रंप की सोच है। तो जहां डोमेस्टिकली ट्रंप ये सब करना चाहते हैं, डाउन साइज द स्टेट, मतलब एक्स्ट्रा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स्ट्रा जो प्रशासन है उनको हटाओ, टैक्स सेक्टर में रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, रेगुलेशन ख़त्म कर दो, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करो, बाहर से जो इमिग्रेंट्स आ जाते हैं उन्हें कम करो, इलीगल तो बिल्कुल ही भगा दो, बॉर्डर्स पे पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश करो ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स ना आ पाए यूएस में। और वोक वैल्यूज़, ट्रंप के अनुसार ये जो वोक वैल्यूज़ है ना, ये लेफ्ट वाली, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली वैल्यूज़ हैं और इनको ख़त्म करो, इनसे यूएसए को बहुत नुकसान हुआ है। और एक्सटर्नली यानी यूएस से बाहर ट्रंप की सोच ये है, ये इंटरनेशनल लीडर वीडर बन के कोई फायदा नहीं होता है, बस अपने काम पे फोकस करो, अपने फायदे पे फोकस करो, समझ गए। इसलिए यूएस फ्री ट्रेड के अगेंस्ट जा रहा है और चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगा दिया, बहुत सारे देशों को धमकी दे दी, इवन इंडिया को। तो यूएसए अब इंटरनेशनल लीडर इस सेंस में नहीं बनना चाहता कि हाँ दूसरों की मदद करे, फ्री ट्रेड को प्रमोट करे। यूएसए चाहता है ट्रंप की लीडरशिप में सिर्फ अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका का फायदा हर चीज में। ये देखो लीडर वाली सोच नहीं होती, एक लीडर जो होता है वो सबको साथ लेके चलता है, लेकिन ट्रंप की लीडरशिप में, ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप में अमेरिका लीडर नहीं बनना चाहता, वो अपना फायदा ज्यादा देखना चाहता है। जैसे मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूं, साउथ एशिया में इंडिया ना काफी बार सिर्फ अपना फायदा नहीं देखता, मतलब मदद कर देता है, भूटान की पैसों से मदद कर दी, श्रीलंका की पैसों से मदद कर दी, नेपाल की मदद कर दी, क्योंकि इंडिया को पता है कि मैं लीडर हूं साउथ एशिया में, इसलिए मेरा कर्तव्य है छोटे छोटे देशों की मदद करना आवश्यकता पड़ने पर। अगर इंडिया ऐसी सोच रखे कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका जाए भाड़ में, मैं क्यों 1 रुपया दूं इनको, मैं क्यों इनको सही मतलब बॉर्डर पर फ्री ट्रेड करवाऊं, नहीं। तो ऐसी ही सोच ट्रंप की हो गई है अभी कि मुझे लीडर वीडर नहीं बनना, मतलब लीडर तो बनना है, राज करना है, लेकिन मैं किसी को मदद नहीं दूंगा, फ्री ट्रेड नहीं करूंगा, किसी को फायदा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ अपना फायदा देखूंगा भाई। राइटर बोलते हैं ट्रंप देखो आइडियोलॉजी का मास्क नहीं लगाते, मीठी मीठी बातें नहीं करते हैं जो डिप्लोमेसी में की जाती हैं। ट्रंप हैं ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल मतलब सीधी बात है भैया, तुम मुझे क्या दे सकते हो, क्या फायदा दे सकते हो ये बताओ, क्या दे सकते हो, बदले में मैं तुम्हें क्या दूं, सीधी मुझे यही बातें समझ में आती हैं। ट्रंप बिजनेसमैन है, वो आइडियोलॉजी का ना नकाब नहीं पहनते। तो राइटर बोलते हैं देखो ये बात तो फिर इंडिया के लिए भी सही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ दिया है बहुत सारी चीजों में। जैसे पहले इंडिया नैम के बारे में मीठी मीठी बातें किया करता था, प्रधानमंत्री मोदी ने नैम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है इंडिया की एक ही आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट। तो इस मामले में तो देखो ट्रंप की सोच और प्रधानमंत्री मोदी की सोच में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब जा रहे थे ना पेरिस की यात्रा पर, क्योंकि पेरिस से आगे उन्हें यूएस से जाना था, तो उससे पहले ना उन्होंने 5 बड़े एरियाज बताए जिनमें यूएसए के साथ में एंगेजमेंट होना है, काफी स्कोप है, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन रिजिलियंस। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। देखो आज के समय में ना ट्रेड इंडिया और यूएस का काफी ज्यादा अच्छा है, और ट्रंप ने काफी बार इंडिया की तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, लेकिन वो ना उसी समय इंडिया जो ज्यादा टैक्स लगाता है, ज्यादा टैरिफ लगाता है ना यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर, उसको भी वो हाईलाइट कर देते हैं। आज इंडिया और यूएसए के बीच में ना 45 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है यूएस की साइड से, यानी यूएस इंडिया से खरीदता ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम करता है। वैसे भारत सरकार ने ये सिग्नल दिए हैं कि यूएस से इंपोर्ट होने वाले कुछ माल पे हम जो टैरिफ है यानी टैक्स वगैरह है वो कम कर देंगे, लेकिन देखो कितना कम करेंगे, कौन सी चीजों पे कम करेंगे। और ट्रंप की जो एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड्स है ना अपने ट्रेड पार्टनर से, वो इस बार काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं पिछली टर्म के कंपैरिजन में। इस बार वो थोड़ा ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अपने ट्रेड पार्टनर से। अब दूसरा पॉइंट आता है एनर्जी से संबंधित। इंडिया देखो हाइड्रोकार्बन्स का मेजर इंपोर्टर है, क्रूड ऑयल वगैरह इंडिया इंपोर्ट करता है। यूएस से बड़ा प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, तो यहां पे कोलैबोरेशन का बहुत स्कोप है। ट्रंप
ये क्लाइमेट चेंज इन सबको नहीं मानते। वो कहते हैं अरे कोल से बिजली बनाओ दबादब, क्रूड ऑयल यूज करो। वो रिन्यूएबल वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। ट्रंप न्यूक्लियर पावर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एआई के लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए, तो न्यूक्लियर पावर वो बिजली प्रोवाइड कर सकती है। और हम भी हमारे देश में न्यूक्लियर पावर सेक्टर का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बट उसमें दो जो लॉज हैं वो रुकावट हैं। एक जो कानून है सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट से संबंधित है, जो रुकावट है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह हिंट दिया है कि हम उस एक्ट में अमेंडमेंट लाएंगे ताकि यूएसए की कंपनीज आसानी से आके इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकें। तो यहां पे अच्छा कोलैबोरेशन का स्कोप है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंस कोऑपरेशन से संबंधित। देखो पिछले 2 दशकों में ना इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है ना डिफेंस में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, और डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया यूएस रिलेशन का एक मेजर पिलर बन के उभरा है। ट्रंप चाहते हैं इंडिया यूएसए से हथियार परचेज करें। वैसे इंडिया को हथियारों की जरूरत है ही, लेकिन इंडिया ये चाहता है हथियारों के साथ साथ यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और को प्रोडक्शन हम करें, मिल के हथियार प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखो चाइना बहुत तेजी से हथियार प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया और यूएस दोनों का दुश्मन है चाइना। तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को कन्विंस कराना चाहेंगे कि भैया जल्दी जल्दी मिल के हथियार प्रोड्यूस करते हैं, चाइना बहुत तेजी से कर रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी होना चाहिए, मतलब हमारे देश की इंडस्ट्रीज और उनके देश की इंडस्ट्रीज दोनों डिफेंस में आपस में कोऑपरेट करें, इंडिया को टेक्नोलॉजी मिले, ये सब काम होने चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप का इस चीज पे भी फोकस रहेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, चौथा पॉइंट है। ये भी प्रायोरिटी है इंडिया यूएस रिलेशंस में। बाइडन के कार्यकाल में ना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, आईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, इनमें कोऑपरेशन के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। लेकिन देखो इसमें ना और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना बहुत जल्दी जल्दी एआई में इनोवेशन लेके आ रहा है। और एक चीज यहां पे आपको बताऊं, एक तरफ देखो इंडिया और यूएस को आपस में टेक्नोलॉजी को लेके कोऑपरेशन करना है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप को इस बात को लेके भी कन्विंस करवाना है कि जैसे यूएस अभी टेक्नोलॉजी नहीं जाने दे रहा है चाइना में, ट्रांसफर तो मतलब वर्ड उचित नहीं है यहाँ पे यूज करना, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि यूएस की एआई टेक्नोलॉजी किसी भी सूरत में चाइना में नहीं जानी चाहिए। तो कल को ये कंट्रोल यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर भी लगा सकता है। तो इस मामले में कमिटमेंट वगैरह इंडिया को लेनी होगी ट्रंप से कि यूएस आगे जाके ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। फिर नेक्स्ट है सप्लाई चेन रिजिलियंस वाला पॉइंट। देखो जब कोविड-19 की महामारी आई थी ना, तब ट्रंप के कार्यकाल में ही इंडिया यूएस ने मिल के फोकस करना स्टार्ट किया था कि सप्लाई चेन्स के लिए भैया चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। चाइना कल को धोखा दे देगा, जरूरत पड़ने पे कोई चीज सप्लाई करने से मना कर देगा। तो यूएस की फैक्ट्रीज चाइना से हट के दूसरे देशों में लगने लगी, इंडोनेशिया में, इंडिया में, वियतनाम में। इंडिया में कम लगी, हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया में ज़्यादा लगेंगी, बट वियतनाम और इंडोनेशिया में यूएस की फैक्ट्री ज़्यादा लगी चाइना को छोड़ के। तो अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जहां पे उन्होंने छोड़ी थी ना डिस्कशन सप्लाई चेन्स रिजिलियंस की, वो डिस्कशन फिर से स्टार्ट करना चाहेंगे कि भैया कुछ फैक्ट्रीज इंडिया में लग जाएं तो बढ़िया है। क्योंकि अभी भी चाइना के ऊपर रिलायंस तो काफ़ी ज़्यादा है, चाइना आज भी वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी भी यूएस की चाइना में हैं जिनको दूसरी जगह पे लगाना है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं ट्रंप का देखो एक फोकस ये है इंटरनली ब्यूरोक्रेटिक स्टेट जो है यूएस में, मतलब इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स अपनी चलाते हैं, तो मैनेजरियल क्लास को डाउनसाइज करना, ये देखो मिलता जुलता है प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था ना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उससे मिलता जुलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात 2014 में बोली थी बट इंप्लीमेंट नहीं हुई उसकी। सेम बात ट्रंप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को डाउनसाइज करो, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट है, हर जगह ब्यूरोक्रेट्स के पास में पावर है, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास में पावर नहीं है। तो हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो ट्रंप आज कर रहे हैं वो हमें कर देना चाहिए था 2014 में। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला तो सही लेकिन किया नहीं, मतलब हुआ नहीं। तो अब राइटर बोलते हैं देखो ट्रंप से डील करने में ना तभी इंडिया पावरफुल रहेगा जब इंडिया डोमेस्टिकली रिफॉर्म्स लेके आएगा। तो इंडिया को डोमेस्टिकली रिफॉर्म्स का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और जहां पे भी गवर्नेंस में सुधार की गुंजाइश है गवर्नेंस में सुधार लाने चाहिए।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या फिर DRDO है, इन्होंने डिफेंस फोर्सेस को फेल किया। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। शुरुआत में आर्टिकल में बोला जाता है, आज के समय में देखो इंडियन एयरफोर्स के पास में ना 30 कॉम्बैट जेट स्क्वाड्रन्स हैं। आप पूछोगे सर ये कॉम्बैट जेट स्क्वाड्रन क्या होता है? इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं ना, और 11 प्लेयर्स में सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। कोई गेंदबाज होता है, कोई स्पिन बॉलर है, कोई फास्ट बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई ऑलराउंडर है, कोई कीपर है। उसी प्रकार से ये जो एक कॉम्बैट जेट स्क्वाड्रन होता है ना, एक यूनिट होती है जिसमें 16 से लेके 18 जेट होते हैं। संख्या वेरी कर सकती है, मतलब काफ़ी सारे फाइटर जेट होते हैं इसमें, और उनका रोल भी अलग अलग होता है। जैसे किसी जेट का फंक्शन ये होता है एयर में डोमिनेट करना, किसी का फंक्शन होता है डिफेंस प्रोवाइड करना, किसी का अटैक। तो इस प्रकार से देखो हमारे देश में ना अभी फिलहाल 30 कॉम्बैट जेट स्क्वाड्रन्स हैं, यानी 30 ऐसी टीम्स हैं जिनमें फाइटर जेट है वो लड़ सकती हैं। बट सैंक्शन स्ट्रेंथ कितने की है? 42 की है। कायदे से 42 कॉम्बैट जेट स्क्वाड्रन यूनिट्स हमारे देश में होनी चाहिए। बट ये 42 वाला जो नंबर है वो काफ़ी सालों से अचीव नहीं हो पाया है। आज देखो इंडिया के ना 2 बड़े एडवर्सरीज हैं, दुश्मन हैं, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान। अब ना इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है ना AP सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारा जो भरोसा है ना HAL पे वो कम हो गया है। अब ये देखो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये देखो इंडिया का ना इकलौता फाइटर जेट मैन्युफैक्चरर है, और अगर वो टाइम पर जेट्स नहीं दे रहा है इंडियन एयरफोर्स को, तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी पे पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देता हूं बेसिक वाली। जो HAL है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये देखो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाता है। तेजस हमारा देसी एयरक्राफ्ट है, और ये जो तेजस है ना ये रिप्लेस करेगा MiG-21 को। किसको रिप्लेस करेगा? MiG-21 को। MiG-21 जो है ना ये बहुत पुराना फाइटर जेट है। ये 1950s के डिजाइन पर बेस्ड है, बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन देखो दिक्कत ये है HAL दे नहीं रहा है, तेजस डिलीवरी नहीं कर रहा है। तो अभी ना हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को ना MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन्स को रिटायर करना था, लेकिन रिटायर नहीं किया। क्यों रिटायर नहीं किया? अरे भाई पहले HAL वालों 2 तो सही तेजस, तभी हम रिटायर करेंगे। आप तेजस ही नहीं दे रहे हो। अब तेजस प्रोजेक्ट भी अपने आप में कितना पुराना हो चुका है मैं आपको बताता हूं। 1983 में ये तेजस प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाला जो प्रोजेक्ट सबसे पहले कब अप्रूव हुआ था? 1983 में। 2001 में पहली टेस्ट फ्लाइट हुई, लेकिन कमी निकली। फिर देखो 2025 अभी आ गया है, आज भी इंडियन एयरफोर्स तेजस की सिर्फ 2 स्क्वाड्रन्स यूज कर रहा है। सिर्फ 2 स्क्वाड्रन्स, 2 यूनिट मान लीजिए आसान भाषा में। राइटर बोलते हैं देखो ये डिले जो है HAL की तरफ से, सिर्फ HAL की तरफ से नहीं है, कुछ तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इंटरनेशनल फैक्टर्स जैसे देखो शुरुआत में तो 2000 के आसपास तो USA ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी, और इंडिया को किसी भी सूरत में टेक्नोलॉजी ना मिलने पाए ये US इंश्योर करना चाहता था उस समय, क्योंकि उस समय US इंडिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे। बाद में डेनमार्क ने हमें तेजस के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट्स देने से मना कर दिया। फिर देखो जब रिश्ते ठीक हुए US के साथ में, तो रशिया और US ने डिलीवरीज लेट कर दी, मतलब बहुत लेट इक्विपमेंट्स की डिलीवरी की। US की जो कंपनी थी है जनरल इलेक्ट्रिक, जो तेजस के लिए इंजन देता है, इसने भी सप्लाई में, इंजन्स की सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। तो कुछ तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से HAL टाइम पे तेजस नहीं दे पा रहा है इंडियन एयरफोर्स को। अब देखो सिचुएशन ये है, इंडियन एयरफोर्स 190 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस चाहता है HAL से, लेकिन HAL ने अगर स्पीड नहीं बढ़ाई, टाइम पे अगर तेजस नहीं दिए, तो फिर इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस जो है वो प्रभावित होगी। आने वाले दिनों में देखो इंडियन एयरफोर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कैसे?
क्योंकि 2030 आते आते इंडियन एयरफोर्स को ना और भी काफ़ी सारे जेट्स रिटायर करने हैं। जैसे देखो जगुआर है, ये रिटायर करना है। मिराज 2000 है, ये भी रिटायर करना है। नीचे देखो मिराज 2000 एंड जगुआर ये रिटायर करने हैं। मिग 29 ये भी रिटायर करना है। तो इतने सारे फाइटर जेट रिटायर होने वाले हैं, तो डिलीवरी इंक्रीज करनी ही होगी HAL को, अदरवाइज हमारी कॉम्बैट रेडीनेस सही में खतरे में आ जाएगी। अब देखो राइटर इसके बाद ये बोलते हैं डिफेंस सेक्टर में ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का रोल क्रूशियल होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ना अकाउंटेबिलिटी और डिलीवरी इश्यूज इनका बहुत बड़ा चैलेंज है। राइटर बोलते हैं HAL एंड DRDO ये देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले तो लेते हैं बट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होना चाहिए कि भाई डिलेज क्यों हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, इन सब का ना एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होना चाहिए। वैसे देखो सरकार जो है डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है, ये अच्छी चीज़ है। इंडिया डिफेंस में एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है, मतलब ज़्यादा इंडिया डिफेंस में एक्सपोर्ट करे, लेकिन अगर डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वही टाइम पे नहीं मिल पा रही है तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, आप बताइए। आज अगर आप पाकिस्तान को देखोगे, चाइना को देखोगे, उनका तो मेजर मतलब रैपिड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। पाकिस्तान को कौन दे रहा है? पाकिस्तान को दे रहा है चाइना, है ना। और इंडिया को भी इसलिए फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। सॉल्यूशन क्या है? प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जाए, जैसे टाटा, रिलायंस, L&T ये डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं, लेकिन इनका रोल इंक्रीज करना चाहिए। फिर इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप्स हैं उनको इंडिया स्ट्रेंथन करे, जैसे HAL और बोइंग इनके बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। HAL, डसोल्ट इनके बीच में कोलैबोरेशन का स्कोप है। इंडिया विभिन्न देशों के साथ में एग्रीमेंट करे, जैसे अब प्रधानमंत्री US की यात्रा पे हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ज़्यादा जल्दी होना चाहिए। PSUs की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ऑडिटिंग के जरिए जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, प्रोडक्शन का पेस बढ़ाया जाए। मतलब पॉइंट्स तो देखो सिंपल हैं, लेकिन ये अच्छा आर्टिकल था, आई ओपनिंग था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के बारे में है। आप सिलेबस में GS पेपर 3 में एक जो टॉपिक है ना गवर्नमेंट बजटिंग, यहां से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन वुमेन रिलेटेड इश्यूज से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। सबसे पहले ना मैं आपको मतलब बता देता हूं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का आसान भाषा में। देखो बजट जो है वो सिर्फ एक नंबर्स का खेल नहीं है। सरकार किस डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा एलोकेट करती है, इससे यह भी पता लगता है कि सरकार किस सेक्टर को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है ना। तो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का मतलब यह है बजट एलोकेशन देखो इस तरीके से हो कि दोनों को, महिलाओं को, मैन को और वुमेन को, दोनों को बराबरी का मौका मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इस प्रकार से बजटिंग होनी चाहिए। अब देखो बराबरी का मौका कैसे मिल सकता है? कोई स्कीम है, स्कीम का लाभ दोनों को इक्वल मिलेगा, पुरुषों को भी और वुमेन को भी। क्या बराबरी का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वुमेन तो ऑलरेडी बहुत पिछड़ी हुई है ना, समझ गए। अब जैसे स्कूल जाने के लिए सरकार फ्री स्कीम लॉन्च करती है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। ये कहने को तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बट वैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि रूरल एरियाज में सोच कई बार ऐसी है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। मान लीजिए अब तो सोच चेंज हो रही है, आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो लड़कियों को परिवार के लोग स्कूल भेजते ही नहीं है, तो फिर सरकार की तरफ से इक्वल मौका कैसे हुआ? इक्वल मौका तो तब होगा ना जब सरकार एक कदम एक्स्ट्रा जाती है और यह बोलती है कि लड़कियों को हम साइकिल देंगे आने जाने के लिए। सरकार एक कदम एक्स्ट्रा जाती है और यह बोलती है कि वो पेरेंट्स जो अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं उनको हम कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, एक्स्ट्रा लाभ देंगे। तो यह एग्जाम्पल है जेंडर बजटिंग का। अब समझे, मतलब जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ऐसी स्कीम लॉन्च करना जो जेंडर न्यूट्रल हो, बल्कि देखो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का मतलब यह है जो जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस है ना, जैसे जो महिलाएं चैलेंजेस फेस कर रही हैं, लड़कियां चैलेंज फेस कर रही हैं, उनको एड्रेस करना, जेंडर को देखते हुए पॉलिसीज बनाना कि जेंडर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, जरूरी था कंसेप्ट बताना, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अब देखो भारत को अगर 2047 से पहले विकसित भारत बनाना है ना, तो महिलाओं का इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाना होगा
और बजट 2025-26 जो है वो इसी डायरेक्शन में एक कदम है। कैसे कदम है? सबसे पहले आप एलोकेशन देखिए। बजट 2025-26 में जेंडर बजट का एलोकेशन कितना है? 8.8%, जो पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल जेंडर बजट का एलोकेशन था 6.8%। इस बार सरकार ने ना 4.49 लाख करोड़ जो है वो जेंडर बजट के लिए एलोकेट किए हैं, जो कि पिछले 2 दशकों में हाईएस्ट है। ये 4.5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है जेंडर बजटिंग के लिए जो है, ये 49 यूनियन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में बटेगा। इस बार देखो पहली बार हुआ है कि 12 नई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने ना जेंडर बजटिंग अपनाई है। जैसे ये रेलवेज, पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, लैंड रिसोर्सेज, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये पहले जेंडर बजटिंग के लिए अलग से पैसा एलोकेट नहीं करते थे, लेकिन इस बार पहली बार इन 12 एडिशनल मिनिस्ट्रीज ने भी जेंडर बजटिंग अपनाई है। इससे देखो ये भी पता चलता है कि जेंडर इक्वलिटी सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम नहीं है, बल्कि ये हर सेक्टर की जिम्मेदारी है। समझ गए? जैसे रेलवे भी अगर वुमेन स्पेसिफिक फैसिलिटीज जैसे लेडीज कोच, सेफ्टी मेजर्स अपनाए तो इससे महिलाओं को काफी फायदा होगा और जेंडर बजटिंग का जो इंपैक्ट है वो दिखेगा। इसके बाद पॉइंट आता है महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट से संबंधित है। 2021-22 में महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना था? 33%, जो कि देखो 2023-24 में बढ़ के हो गया 42%। ग्लोबल एवरेज कितना है? ग्लोबली देखो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है 47%। मतलब ग्लोबल एवरेज से हम पीछे हैं, लेकिन काफी तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या जानते हो क्या है? पुरुषों का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है 79%। तो पुरुषों के मुकाबले में अभी भी महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है। दोनों के बीच में 37% का गैप है। सरकार ने देखो टारगेट ये रखा हुआ है 2047 आने से पहले ना 70% महिलाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल हों। सरकार ये इंश्योर करना चाहती है। और ये कैसे होगा पॉसिबल? ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्किल देके, ट्रेनिंग देके, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देके, उनको एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित सपोर्ट प्रोवाइड करके, उनको सोशल सिक्योरिटी से संबंधित इंटाइटलमेंट्स देके। सोशल सिक्योरिटी संबंधित इंटाइटलमेंट्स जैसे इंश्योरेंस है, पेंशन है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। समझ गए? और देखो सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई भी हैं, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसको हाल ही में सरकार ने रीस्ट्रक्चर भी किया। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ESDP है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फिर मनरेगा है, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, PM विश्वकर्मा है, कृष्णोत्ती योजना है। इन सब के लिए मिला के जो कंबाइंड इंक्रीज्ड एलोकेशन है ना इस बार, वो है 1,24,000 करोड़। पिछली बार था 1,19,000 करोड़। और जो 1,24,000 करोड़ इन सब स्कीम्स के लिए एलोकेट हुए हैं ना, इसमें से देखो 52% तो स्पेसिफिकली महिलाओं और लड़कियों के लिए होंगे। इसके अलावा राइटर बोलते हैं ये सारी पुरानी पिछली स्लाइड में जो स्कीम्स थी, ये तो देखो पुरानी है, इस बार कुछ नई स्कीम्स भी चलाई हैं। देखो स्कीम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, चाहे कोमा डाल के लिख दो। जब भी ऐसे महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की बारी आए तो ये सारी जो स्कीम्स हैं जितनी याद आए कोमा डाल के लिख दो, क्योंकि आमतौर पे ना हम ना ये पॉइंट मिस कर देते हैं। बट सरकार जो कर रही है ना प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली DM बन के आप यही स्कीम्स का लाभ तो दोगे महिलाओं को। तो सरकार जो भी कर रही है, जैसे स्कीम लॉन्च कर रही है, जो पॉलिसी है उनकी, उसके बारे में आंसर में जरूर लिखो। इवन UPSC ने डायरेक्टली नहीं पूछा है ना व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, तो भी मैं बोलूंगा 2 लाइनों में कोमा डाल के जरूर लिखो जो सरकार कर रही है। तो नई स्कीम्स कौन सी सरकार ने लॉन्च की हैं? जैसे PM धन धन्य कृषि योजना है, ये वुमेन फार्मर्स के लिए है। PM धन धन्य कृषि योजना किन के लिए है? वुमेन फार्मर्स के लिए है। इसके अलावा एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर स्कीम है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। फिर एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर अर्बन वर्कर्स इनिशिएटिव है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेक इन इंडिया है। ये नई स्कीम्स हैं, इनका लाभ भी महिलाओं को मिलेगा और उनका जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। इसके बाद पॉइंट आता है इनफॉर्मल सेक्टर वाला। आज के समय में देखो जितने भी महिलाएं काम करती है ना, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है,
उसमें से देखो 90% जो महिलाएं हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। तो बजट 2025-26 ने एक अच्छा काम यह किया है, ई श्रम पोर्टल की सहायता से ना, ई श्रम पोर्टल की सहायता से जो गिग वर्कर्स हैं ना, जोमेटो, स्विगी, उबर, इनके वर्कर्स हैं, इन गिग वर्कर्स के काम को फॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है सरकार ने। कैसे फॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है? सरकार इनको बोल रही है, उबर, जोमेटो, स्विगी वाले वर्कर्स को, कि आप अपने अपने वर्कर्स को ना ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करवाओ। तो सरकार के पास में सारा डेटा आ जाएगा कि कितने गिग वर्कर्स हैं, कहां पे काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। उस आइडेंटिटी कार्ड से सरकार उनको ना स्कीम्स के लाभ दे सकती है। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसका लाभ दिया जा सकता है गिग वर्कर्स को। और जो महिला वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एआई एंड वुमेन वर्कफोर्स। देखो इस साल के बजट में यह भी अनाउंस किया गया कि एक ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एआई फॉर एजुकेशन सेक्टर इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इंडिया एआई मिशन में ना 600 करोड़ का जेंडर बजट अलग से एलोकेट किया गया है। मतलब सरकार चाहती है कि एआई का यूज हो सोशल गुड के लिए भी, महिलाएं भी एआई यूज करने में, एआई डेवलप करने में पीछे ना छूटें। राइटर बोलते हैं, देखो एआई और डिजिटल लिटरेसी वुमेन वर्कफोर्स के लिए ना एक नई अपॉर्चुनिटी लाने वाले हैं। अगर महिलाएं डिजिटल स्किल्स सीख लेती हैं तो फिर उनका करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत तेजी से बढ़ेगी। देखो आप सोच के देखिए, एक विलेज की लड़की है, अगर एआई या कोडिंग सीख लेती है तो उसके पास में फिर ग्लोबल कंपनीज के साथ में काम करने का मौका है, बिना अपना गांव छोड़े, क्योंकि वो ऑनलाइन भी वर्क फ्रॉम होम कर सकती है आज के समय में। तो कितना बड़ा स्कोप है। तो लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, आज के समय में ना महिलाओं का रोल सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सब तक महिलाएं पहुंच रही हैं। एक डेटा है उद्यम पोर्टल का, एक सेकंड रुकिए, डेटा दिखाता हूं आपको। उद्यम पोर्टल का डेटा है जिसके मुताबिक आज टोटल जितनी एमएसएमईज है ना हमारे देश में, उसमें से 20.5% जो एमएसएमईज है ना, उनका मालिकाना हक महिलाओं के पास में है, मतलब उनकी ओनर महिलाएं हैं। और ये 20.5% एमएसएमईज टोटल 27 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। कुछ दिनों पहले ना एक रिपोर्ट आई थी, बेन एंड कंपनी और गूगल की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखो 30 मिलियन नए वुमेन लेड बिजनेस क्रिएट किए गए ना, तो फिर देखो 150 से लेके 170 मिलियन नई जॉब्स जनरेट होंगी। और ये ना 2030 आते आते भारत के वर्कफोर्स को 25% से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं। इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन एक कंटेक्स्ट बताया है कि अगर वुमेन लेड बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाए तो कितना फायदा हो सकता है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे देखो कोलेटरल फ्री लोन्स दो, बिना कुछ गिरवी रखे लोन दे दो। अल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, जैसे सिबिल स्कोर होता है ना जिसके बेस पे लोन दिया जाता है, कोई अल्टरनेटिव मॉडल अपनाया जा सकता है लोन देने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाओ उनके लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या जरूरी है, किसान क्रेडिट कार्ड को ना लैंड ओनरशिप से डीलिंक कर दो। किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है लैंड ओनरशिप के आधार पे। अब महिलाओं के नाम पे तो लैंड ओनरशिप कम होती है, तो वुमेन फार्मर्स को इसका फायदा मिलता नहीं है, तो अलग कर दो। फिर है जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा मेंटेन करना, मतलब जो स्कीम सरकार ने लॉन्च की है उसका इंपैक्ट महिलाओं पे कितना है, पुरुषों पे कितना है, अलग से डेटा मेंटेन किया जाए ताकि पता तो लगे स्कीम का लाभ कितना महिलाओं को हो रहा है, कितना पुरुषों को। तो राइटर बोलते हैं, देखो कंक्लूजन में, जो ये जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है ना, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2025-26 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप सभी सेक्टर्स को टच किया गया है इस बजट में, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है। 2047 तक का जो लक्ष्य है ना, 70% महिलाएं इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। ये देखो तभी पॉसिबल होगा जब जिन चीज़ों की हमने बात की ना, कोलेटरल फ्री लोन्स, अल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग, उन सब चीज़ों पे सरकार ध्यान देती है।
तो अगर सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये जेंडर बजटिंग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि भारत की ग्रोथ का एक मेन पावर हाउस बन सकता है जेंडर बजटिंग। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं आगे, लास्ट में देख लेते हैं क्या क्या आज हमने डिस्कस किया। सबसे पहला आर्टिकल आज हमने इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित डिस्कस किया था। तो ट्रंप को टैकल करना है हमें। ट्रंप को टैकल करना आसान नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये ट्रंप के डोमेस्टिक चेंजेस ट्रंप लेके आ रहे हैं, जैसे स्टेट को डाउनसाइज करना, टैक्स सेक्टर का रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव। एक्सटर्नल शिफ्ट में ट्रंप ग्लोबलिज्म के अगेंस्ट है। पोस्ट वार इरा में जो यूएस का रोल था ना कि हम लीडर हैं, हम सब के साथ लेके चलेंगे, लेकिन अब नहीं। ट्रंप चाहते हैं भैया अपना अपना फायदा देखो। तो 5 चीज़ों पे फोकस की बात है। कौन सी 5 चीज़ें हैं ये देखो। सबसे पहले ट्रेड, दूसरे नंबर पे डिफेंस, तीसरे नंबर पे एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, रिजिलियंस। ये सब हमने डिस्कस किया, कैसे इन 5 चीज़ों में प्रधानमंत्री मोदी नेगोशिएट करेंगे ट्रंप के साथ में। फिर ये जेंडर बजटिंग से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था अभी हाल ही में मतलब तीसरे नंबर पे यही डिस्कस किया था। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि सरकार का प्लान ये है 70% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 2047 आने से पहले। सरकार ने इस बार ज़्यादा पैसा एलोकेट किया है जेंडर के लिए। 12 नई मिनिस्ट्रीज़ ने जेंडर बजटिंग अपनाई है। और वैसे तो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है, बट पुरुषों और महिलाओं के बीच में गैप अभी भी 37% है। इसे हमें रिड्यूस करना है। काफ़ी सारी स्कीम सरकार ने लॉन्च की हैं। ये सारी स्कीम्स के नाम हमने डिस्कस किए। फिर इनफॉर्मल सेक्टर वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर होंगे वर्कर्स, तो फॉर्मलाइजेशन होगा उनका। एमएसएमईज़ वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया, कैसे 20.5% एमएसएमईज़ महिलाओं के द्वारा ओन्ड हैं और 27 मिलियन लोगों को जॉब दे रही हैं। तो फिर ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो ये करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफाई करो, किसान क्रेडिट कार्ड को लैंड ओनरशिप से डीलिंग कर दो, कोलेटरल फ्री लोन दो, अल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग अपनाओ, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, ये सब करो। फिर हमने एक जो आर्टिकल डिस्कस किया ये HAL से संबंधित था। ये HAL वाले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस नहीं दे रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को। इंडियन एयरफोर्स MiG-21 रिटायर करना चाहती है, 1950s के डिज़ाइन के हैं, बट कर नहीं पा रही है क्योंकि डिलीवरी बहुत डिले चल रही है HAL की तरफ से। 1983 में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, बट अभी तक सिर्फ 2 स्क्वाड्रन दी गई हैं। कायदे से 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, बट अभी सिर्फ 30 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास में। अभी इस साल के मतलब इस दशक के लास्ट में तो और बहुत सारे फाइटर जेट रिटायर होंगे, जैसे जैगुआर, मिराज। तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी इंडियन एयरफोर्स को। तो HAL को जल्दी से जल्दी डिलीवरी देनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। डिले क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। पहले तो देखो चलो इंटरनेशनल रीजंस थे, आजकल तो इंटरनेशनल रीजंस नहीं है। क्यों डिले किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाए क्योंकि इंडिया डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है। यहाँ पे डोमेस्टिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो ये पूरा आज हमने डिस्कशन किया। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन 250 वर्ड्स का नहीं है, आंसर आपका 250 वर्ड्स का होना चाहिए। क्वेश्चन तो 15 मार्क्स का है। तो ये आप अटेम्प्ट कीजिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।